पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 30 तक हम सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 जो है एक्सप्लेनेशन है, इसका आंसर लिखा हुआ है किताब में, आप उसको देखिएगा, पढ़ करके समझ में आ जाएगा कि थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32। A cylindrical capacitor has two coaxial cylinders of length 15 cm and radii 15 cm and 1.5 cm and 1.4 cm. The outer cylinder is earth and the inner cylinder is given a charge of 3.5 microcoulomb. Determine the capacitance of the system and the potential of the inner cylinder. तो हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्वेश्चन नंबर 32 कैपेसिटेंस C is equal to 2 pi epsilon naught A 2.3026 log B by A फॉर्मूला लिखा। A है लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर से, B रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, A रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर। तो 2 pi epsilon naught की जगह 1 by 18 into 10 to the power 9, क्योंकि 1 by 4 pi epsilon naught equal to 9 into 10 to the power 9। A का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो 15 into 10 to the power minus 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2.3026 log 1.5 by 1.4। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 3 से कर जाएगा 6, ये 5 हो गए, तो 5 into 9 ऊपर गया 10 to the power minus 11 डिवाइडेड बाय 6 into 2.3026। इसको चार्ट से इसका वैल्यू लिखिएगा 0.0299 आता है, इसको 0.03 आप लिख सकते हैं। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 into 10 to the power minus 11 36, 6 to 12 और 3 15, 18, 30 into 0.03, तो 5 into 10 to the power minus 11 18, 6 25 41 18 4 कितना है 4 1 2 3 0.414468। इसको आप लिख सकते हैं 5 into 10 to the power minus 11 0.4 50 by 4 into 10 to the power minus 11 equal to 1.10 to the power minus 10। कैपेसिटेंस निकल गया। अब Q इक्वल टू है 3.5 माइक्रो, तो V पोटेंशियल V इक्वल टू Q बाई C, 3.5 into 10 to the power minus 6, 1.25 into 10 to the power minus 10 into 10 to the power 4 हो जाएगा 1.25। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी निकल गया और पोटेंशियल भी इनर सिलेंडर का। 33 ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन विद ए वोल्टेज रेटिंग 1 किलो वोल्ट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है जिसका वोल्टेज होना चाहिए 1 किलो वोल्ट, यानी
1000 वोल्ट। एक पैरेलल कैपेसिटर डिजाइन करना है जिसका पोटेंशियल होना चाहिए 1000 वोल्ट। उसके बाद using a material of dielectric constant 3 and dielectric strength about 10⁷ वोल्ट पर मीटर। जो आपका प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10⁷ वोल्ट पर मीटर। हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर चुके हैं, वो यहाँ डिफाइन किया हुआ है। फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड ओवर टू एक्सीड say 10% of electric strength. What is the minimum area of the plates is required to have a capacitance of 50 picofarad. इसका कैपेसिटेंस होना चाहिए 50 पिकोफैराड। इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 10⁷, इसका 10%, 10/100, ये 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन ली है तो हम फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E = V/E। तो D = V/E, तो V है 1000 और ये 10⁶, तो फिर ये खत्म होगा 10⁵ मीटर। मेन यही चीज है, इस पोटेंशियल वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम प्लेट के बीच का सेपरेशन D निकाल दिए 10⁻³ मीटर। और हम लोग को कैलकुलेट करना है प्लेट का एरिया। तो जब दो प्लेट के बीच डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है, फॉर्मूला क्या है R/D। तो A = C × D और साइलेंट नोट हो जाएगा। C का वैल्यू 50 पिकोफैराड, 50 × 10⁻²। D हो गया 10⁻³ 8.85 × 10⁻², इसका और साइलेंट आर का मान 3। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 10 हो गया 1.77, तो 10/5.31 10⁻³ मीटर स्क्वायर, करीब 1.9 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अगर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करें तो 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लगभग 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया का प्लेट अगर आप ले लें तो जो रिक्वायर्ड आपका कैपेसिटर है वो डिजाइन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है इन ए वान डी ग्राफ टाइप जनरेटर a spherical metal cell is to be 15 × 10⁶ वोल्ट इलेक्ट्रोड। 1D ग्राफ जनरेटर में जो स्फेरिकल कंडक्टर है उस पर मैक्सिमम जो पोटेंशियल सेटअप करना है, जो वोल्टेज सेटअप करना है, वो वोल्टेज दिया हुआ है V = 15 × 10⁶ वोल्ट। अब कहता है कि द dielectric strength of the gas surrounding the electrode is 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर। उस इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में जो आपका गैस है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E जो है वो है 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर वो गैस एवलाइज हो जाएगी और जो भी स्फीयर पर चार्ज स्टोर होना चाहिए वो चला जाएगा गैस में। तो आप इससे मैक्सिमम जो अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां सेटअप नहीं होना चाहिए। इसके लिए कहता है कि जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस क्या होगा। तो मान लो रेडियस R है और उस पर चार्ज Q जो है डिपोजिटेड है स्फेरिकल कंडक्टर पर, तो उस सरफेस पर है उसके इनसाइड पोटेंशियल V = फॉर्मूला जानते हैं Q/R, और उस इलेक्ट्रोड के वेरी क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड E = फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R²। तो 1/4πε0 Q/R × R इतना की जगह पर आप भी लिख सकते हैं। तो E = V/R, तो R = V/E। तो V का वैल्यू
15 into 10 to the power 6 और ई का वैल्यू 7, 6 से 7 है 3/10 यानी 0.3 मीटर, ये 30 सेंटीमीटर। तो यह जो वार्निंग ग्राफ जनरेटर का इलेक्ट्रोड है वो उसका रेडियस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, A small sphere of radius r1 and a charge q1 is enclosed by a spherical shell of radius r2 and charge q2, so that if q1 is positive, charge will necessarily flow from the sphere to the shell when the two are connected by a wire, no matter what the charge q2 on the shell is. बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस जो है r1 है, इस पर q1 चार्ज पॉजिटिव है, ये एक स्फेरिकल सेल से सराउंडेड है और इसका रेडियस r2 है, इस पर चार्ज q2 है। कहता है कि अगर q1 आपका पॉजिटिव है तो चार्ज q2 चाहे जो भी हो, इन दोनों को अगर हम लोग एक वायर से कनेक्ट करें, कंडक्टिंग वायर से, तो चार्ज का फ्लो हमेशा स्फीयर से इस सेल की तरफ होना चाहिए। ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखो ये जो स्फीयर है इस पर चार्ज q1 है और पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो, तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ये v1 1/4 पाई एप्सिलॉन q1/r, ये पॉजिटिव हो। अब q2 वो पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव, निगेटिव होगा तो निगेटिव, लेकिन सेल के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वह पोटेंशियल इनसाइड हर पॉइंट पर होगा। तो अगर इफ v2 इज पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल सेल, देन नेट पोटेंशियल ऑफ स्फीयर V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये जो V आपका पोटेंशियल हो गया इसका स्फीयर का, उसमें V1 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब कि V ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो V2। तो इनसाइड जो आपका स्फीयर है इस पर वह भी पोटेंशियल होगा जो सेल का होगा, क्योंकि सेल के इनसाइड हर पॉइंट पर वही पोटेंशियल होता है जो उसके सरफेस पर होता है। तो सिंस द पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर विल बी ऑलवेज greater than the potential of cell for any value of q2, so and charge always flows from higher potential to lower potential, so when both are connected by a conducting wire, charge will always flow from a sphere to the cell। यही चीज हम लोग को डिस्कस करना था। अब क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें क्वेश्चन एक आता है, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एट अबाउट 400 किलोवोल्ट विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, corresponding to an electric field that decreases with altitude. Near the surface of the earth, the field is about 100 volt per meter. Why then do we not get an electric shock as we step out of our house into the open? Assume the house to be a steel cage, so there is no field inside. मान लो ये घर है, इसको कहता है कि एक स्टील केज, स्टील का था मान लीजिए, तो हम लोग पढ़े हैं कि हॉलो मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। चलो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन कहता है कि बाहर जब निकलिएगा तो इस एटमॉस्फेयर का जो टॉप लेयर है वहां पोटेंशियल है 400 किलोवोल्ट, सरफेस जीरो पोटेंशियल पर है। इसके कारण सरफेस से 100 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हाइट के अनुसार डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो चूंकि वहां पर एयर आयोडाइज है, चार्ज है वहां पर, तो आपके शरीर से जाना चाहिए, आपको शॉक लगना चाहिए, क्यों नहीं लगता है? तो देखो इस एटमॉस्फेयर के इतने बड़े एल्टीट्यूड के कंपैरिजन में हम लोग का हाइट बहुत कम है, तो जो पोटेंशियल हमारे पैर का होता है वही पोटेंशियल हमारे सिर का होता है। तो हेड और लेग का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो किसी कंडक्टर का अगर दोनों इन सेम पोटेंशियल पर हो तो उससे चार्ज फ्लो नहीं होगा। चार्ज फ्लो के लिए कंडीशन है कि एक एंड हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, लेस पोटेंशियल पर।
तो दोनों शरीर के पूरे पार्ट का पोटेंशियल सेम रहता है। इस कारण से इस बड़ी से होकर चार्ज फ्लो ही नहीं करता है तो शॉक नहीं लगेगा। इसका भी ए मैन fixes outside his house one evening a 2 meter high area 1 meter square will be get an electric shock if he touches the metal sheet next morning। कहता है कि एक व्यक्ति शाम में अपने घर के ऊपर एक 2 मीटर ऊंचे इंसुलेटिंग स्टैंड पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कोई मेटालिक शीट एल्यूमिनियम शीट रख दिया। यदि वो मॉर्निंग में जाकर उसे टच करता है तो क्या उसे शॉक लगेगा? फिर देखो, पूरे नाइट एयर से उस सीट के फ्रिक्शन के कारण वह सीट क्या हो गया? चार्ज हो गया, यानी उस पर चार्ज डेवलप हो गया। चार्ज चूंकि वह स्टैंड इंसुलेटिंग पर खड़ा है तो वो चार्ज तो उसी सीट पर है, आपका बड़ी कंडक्टर है उस चार्ज के लिए। तो जैसे उसको टच कीजिएगा वो चार्ज आपके शरीर से होकर अर्थ में जाएगा तो आप वहां इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव करेंगे, वो व्यक्ति अनुभव करेगा। सी है the discharging current in the atmosphere due to the small conductivity of air is known to be 1800 ampere on an average over the globe. Why then does the atmosphere not discharge itself completely? Is due course and become electrically neutral? In other words, what is the atmosphere charge? ये जो एटमोस्फियर है, कहता है इस एटमोस्फियर की लेस कंडक्टिविटी के कारण 1800 एम्पियर 1800 एम्पियर मतलब 1800 कूलम चार्ज पर सेकेंड अर्थ में क्या हो रहा है? जा रहे हैं। तो अर्थ में जब चार्ज जा रहे हैं तो धीरे धीरे पूरा जो आपका एटमोस्फियर है वो न्यूट्रल हो जाना चाहिए, उसमें चार्ज प्रेम नहीं होना चाहिए। इसको कौन इलेक्ट्रिकली चार्ज करता है? तो देखिए, ये चार्ज जो डेवलप करता है ड्यू टू फ्रिक्शन, और एटमोस्फियर में प्रेजेंट एयर जो है, ये जो आपका स्टोन है, लैंड सरफेस है, बिल्डिंग्स हैं, ये सबसे कोलाइड हो करके चार्ज होते रहता है। तो चार्ज क्रिएट होते रहता है और वो अर्थ में जाते रहता है। तो इतने डिस्चार्ज करंट से न्यूट्रल नहीं, जितना करंट अर्थ में, जितना चार्ज अर्थ में जाता है उतना चार्ज इस फ्रिक्शन के चलते क्या होता है? डेवलप हो जाता है। और डी लास्ट, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू व्हिच the electrical energy of the atmosphere is dissipated during the lightning। देखिए, जब लाइटनिंग होगा तो वहां पर गर्जन साउंड भी सुनाई देता है, फ्लैश लाइट भी सुनाई देता है। तो इस लाइटनिंग के दौरान जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में, उसके बाद लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2 भी हम लोगों का समाप्त हो गया। तो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 ये 2 एक्सरसाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हैं। सिलेबस के अनुसार बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ऐसे तो इसका कोटा 8 नंबर दिया हुआ है, लेकिन कभी भी हमेशा मोर देन 12-13 नंबर से ज़्यादा ही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसको तैयार करना है बढ़िया से। इसमें 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर 1 में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ऐसे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के 3 केस डिस्कस किए गए हैं, लेकिन कंडीशन अगर नहीं दिया है तो जो जनरल केस तीसरा निकाला गया उसी को लिखना है। दूसरा उसी चैप्टर में क्वेश्चन बनता है कि स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, एंड यूजिंग दिस लॉ आइदर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल और ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। तो इस प्रकार से, और चैप्टर 2 से व्हाट इज कैपेसिटर, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन प्लेट इन बिटवीन प्लेट्स डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट। तो इस प्रकार से आपको जितना वीडियो डाला गया है उसको क्रम से पढ़ते रहिए। क्लास सुनने के बाद फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में वही चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे।